हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कॉन्सेप्ट ऑफ सक्सेस। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं क्लास 10th का जो चैप्टर आपका 10 है, प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन, यानी कि लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के। देखिए, सबसे पहले होता है कॉन्सेप्ट को समझना, और अगर कोई चैप्टर जब हम स्टडी करते हैं तो सबसे पहले हमको ये जानना होता है कि हम उस चैप्टर में पढ़ते क्या है, आखिर उसमें पढ़ना क्या है, उसे हमें पढ़ना क्यों जरूरी है और उसके पढ़ने के क्या फायदे हैं हमें। ठीक है, तो चलिए मैं सबसे पहले इसे डील कर लेता हूं। देखिए, यहाँ पे हमें पढ़ना है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। देखिए, प्रकाश का परावर्तन मतलब जो प्रकाश है, तो सबसे पहले हम प्रकाश समझेंगे, और उसका परावर्तन यानी परावर्तन क्या होता है। यदि कोई प्रकाश की किरण किसी भी पॉलिश सरफेस से या फिर चमकदार सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट आती है तो उसी नियम को हम बोलते हैं या उस घटना को बोलते हैं परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन। ठीक है, और यहाँ पे है अपवर्तन, यानी अगर कोई प्रकाश की किरण है वो किसी पारदर्शी माध्यम में प्रवेश कर जाए और वो वहां से निकल जाए दूसरे माध्यम में। ठीक है, तो जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चली जाती है तो अपने मार्ग में विचलित हो जाती है, तो इस घटना को हम बोलते हैं अपवर्तन यानी कि प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा आपको ये बताता हूं कि प्रकाश का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। ठीक है, तो देखिए, जितने भी तरह के मिरर बनाए जाते हैं, यानी साइड मिरर हो गए, प्लेन मिरर हो गए, ठीक है, तो ये सारे मिरर में यानी कि दर्पण में हमें प्रकाश का जरूरत होता है। देखिए, अगर आप अंधेरे कमरे में अगर आप किसी भी आईना के सामने जाके खड़े हो जाइएगा तो आप अपना चेहरा तक नहीं देख सकते हैं। ठीक है, यानी कि प्रकाश के बिना आप अपने आप को देख भी नहीं सकते हैं मिरर में। ठीक है, तो प्रकाश बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, इसका कॉन्सेप्ट आना चाहिए, हर एक व्यक्ति को आना चाहिए। ठीक है, और इसका उपयोग कहाँ है, हर तरह के सिग्नल्स में इसका उपयोग किया जाता है। जितने भी वाहन होते हैं यानी कि व्हीकल्स होते हैं उसके हेडलाइट में प्रकाश का ही प्रयोग होता है, यानी कि जो बल्ब लगता है, ट्यूबलाइट, बिजली वगैरह जितना भी चल रहा है तो उसमें जो बल्ब जलती है उससे प्रकाश ही तो निकलता है। तो प्रकाश तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेजर में प्रयोग होता है इसका, प्रकाश के माध्यम से हम रेडिएशन को भी समझ सकते हैं, तो बहुत सारा उपयोग है प्रकाश का। तो हमें प्रकाश पढ़ना या लाइट चैप्टर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है पढ़ने के लिए, इससे हमारी नॉलेज में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट होती है। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले समझते हैं कि प्रकाश क्या है। प्रकाश वह ऊर्जा है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख सकते हैं। क्या कहता है, प्रकाश वह ऊर्जा है, यानी कि प्रकाश क्या है, आपका एक तरह का ऊर्जा है। प्रकाश क्या है, ऊर्जा है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को क्या करते हैं, देख पाते हैं। इसके पूरे मतलब को समझिए। देखिए, जब कोई वस्तु है, देखिए यहाँ पे कोई वस्तु है, ठीक है, इस वस्तु से जब कोई प्रकाश की किरण टकराएगी और हमारी आंखों में प्रवेश करेगी तब हम इस वस्तु को देख पाएंगे। ठीक है, तो क्या है, प्रकाश वह ऊर्जा है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख सकते हैं। ठीक है, यानी प्रकाश के बिना हम किसी भी चीज को नहीं देख सकते हैं। आपने यह देखा होगा कि अगर रात के समय अगर आपके घर की लाइट चली जाती है तो आप सबसे पहले टॉर्च खोजते हैं और टॉर्च को उस बिंदु पे मारते हैं जहां पर आपको देखना है। अगर आपको दरवाजे के पास देखना है तो आप दरवाजे की तरफ लाइट को मारिएगा तो आप वहां के आसपास के एरिया को देख सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप जहां लाइट मारिएगा उसके पीछे दिखेगा। ठीक है, यानी कि जहां पे आप लाइट मारिएगा वहां से प्रकाश टकराने के बाद आपकी आंखों में प्रवेश होगी और आप उस वस्तु को या उसके आसपास के वस्तुओं को देख सकते हैं। मतलब जहां तक लाइट पड़ती है और वहां से पड़ने के बाद जो प्रकाश आपकी आंखों में प्रवेश करती है उसी वस्तु को या उसी एरिया को आप देख पाइएगा। ठीक है, तो प्रकाश क्या है, वह एक प्रकार का ऊर्जा है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं प्रकाश के गुण। प्रकाश के क्या गुण होते हैं। देखिए, प्रकाश सरल रेखा, यानी कि सरल मतलब होता है सीधी रेखा। ठीक है, तो प्रकाश सरल रेखाओं में गमन करती है। ठीक है, प्रकाश कैसी रेखाओं में गमन करती है, सरल रेखा में, यानी कि सीधी रेखा में, इसे हम बोलते हैं स्ट्रेट लाइन। ठीक है, यानी कि लाइट जो है ट्रेवल करती है स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश क्या है, आपका विद्युत चुंबकीय तरंग। ठीक है, इसलिए इसे संचार के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती। देखिए, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, इस कारण से इसे माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती, ना इसे ठोस, द्रव, गैस कोई भी माध्यम की आवश्यकता इसे नहीं पड़ती। ये आपका निर्वात में भी चला जाता है। ठीक है, देखते हैं ना, सन से जो लाइट आती है हमारे अर्थ पे, तो जो हमारा एटमॉस्फेयर है यानी कि अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है उसके जो ऊपर का भाग है, ठीक है, यानी कि जो अंतरिक्ष है उसमें हमारा कोई भी माध्यम नहीं है, ना वहां पे एयर है, ना ऑक्सीजन है, ना नाइट्रोजन है, फिर भी प्रकाश की किरण जो है सन से निकलकर हमारे अर्थ तक पहुंच जाती है। तो बीच में तो कोई माध्यम नहीं है, फिर भी प्रकाश आती है ना। तो ये घटना क्यों होती है, क्योंकि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। ठीक है, इसलिए इसे संचार के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, प्रकाश अपारदर्शी वस्तुओं का, ठीक है, तीक्ष्ण छाया बनाता है। यानी कि जो प्रकाश होते हैं वो अपारदर्शी वस्तु, जैसे कि जिससे लाइट आर पार ना जा सके, उसका क्या करता है,
तीक्ष्ण छाया बनाता है, यानी कि बहुत ही गहरा छाया बनाता है। देखिए, अगर हमारे ऊपर प्रकाश पड़ती है तो हमसे पार होकर के प्रकाश तो नहीं जा सकती है, क्योंकि हम अपारदर्शी वस्तु हैं। हम क्या है? अपारदर्शी वस्तु। तो हमारा क्या बनता है? एक बहुत ही गहरा यानी कि तीक्ष्ण, बहुत ही तीखा क्या बनता है? परछाई बनता है। यानी कि जो परछाई बनती है किसी भी वस्तु की, वो किसके कारण बनती है? प्रकाश के कारण। और परछाई वैसे वस्तु में बनते हैं जो अपारदर्शी वस्तु होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक है। ठीक है, प्रकाश की चाल कहाँ अधिक है? सबसे ज्यादा निर्वात में। और इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये इसका क्या है? प्रकाश की चाल। कहां पर? निर्वात में। ठीक है, वायु में भी इसका चाल इतना ही लिया जाता है। ठीक है, यानी कि जो हवा है, एयर है, उसमें भी प्रकाश का चाल कितना लिया जाता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है? प्रकाश का परावर्तन। देखिए, यहां पर हमने सबसे पहले प्रकाश समझा, यहां पे जो भी था प्रकाश की बात हुई। उसके बाद हम क्या समझेंगे? प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, देखिए प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? उच्च कोटि की पॉलिश किया हुआ पृष्ठ। देखिए, उच्च कोटि मतलब होता है कि एक अच्छे प्रोफेशनल टाइप से पॉलिश किया हुआ कोई भी पृष्ठ। ठीक है, कोई भी पृष्ठ, जैसे कि दर्पण, जैसे कि जो हमारे मिरर होते हैं, दर्पण होते हैं, यानी कि आईना, जिस पर हम अपना सामान्य चेहरा को देखते हैं। ठीक है, अपने पर पड़ने वाले अधिकांश प्रकाश को परावर्तित कर देता है। देखिए, अगर कोई दर्पण है, उसके ऊपर जो प्रकाश पड़ता है तो प्रकाश को क्या कर देता है? अधिकांश प्रकाश को परावर्तित कर देता है, यानी कि वहां से रिफ्लेक्ट कर देता है, वहां से टकराकर उसको उसी माध्यम में भेज देता है जिस माध्यम से वो आया होता है। ठीक है, तो इस घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है प्रकाश के परावर्तन के नियम। यहाँ देखिए, ये कोई प्रकाश की किरण है जो कि इस माध्यम से आई और टकराने के बाद फिर से इसी माध्यम में चली जाती है। ठीक है, देखिए ये तो सेम माध्यम है ना। और क्या है यहाँ पे? ये जो है आपका दिखाया गया है, ये है आपका मिरर, यानी कि दर्पण। ठीक है, और ये नीचे से क्या किया हुआ है? पॉलिश किया हुआ है। तो ये प्रकाश की किरण इसमें आई और टकराने के बाद चली गई उसी माध्यम में। तो यही आपका कहलाता है प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखिए, प्रकाश के जो परावर्तन होते हैं उसका 2 नियम है। चलिए इसके हम नियम को समझते हैं, प्रकाश के परावर्तन के नियम। देखिए, पहला नियम क्या कहता है? आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है, देखिए इस फिगर में प्रकाश आई, टकराने के बाद चली गई, तो यहाँ पे देखिए एंगल आई और एंगल आर, ये क्या है? आपका बराबर है, यानी कि इक्वल है। तो ये है आपका पहला नियम। सेकंड पॉइंट क्या कहता है? आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण सभी क्या होते हैं? एक ही तल में रहते हैं। ठीक है, देखिए ये है आपतित किरण और ये है परावर्तित किरण। और यहाँ पर देखिए ये जो पॉइंट बना है, यहाँ पे इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु बोलते हैं। ठीक है, यानी कि आपतन बिंदु पर बना हुआ अभिलंब। ये देखिए, ये अभिलंब खींचा हुआ है ना, यानी कि नॉर्मल खींचा हुआ है। ये सभी क्या होते हैं? ये तीनों जो होते हैं एक ही तल में होते हैं। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं परावर्तन का दूसरा नियम। तो आप परावर्तन के नियम को याद रखिएगा, इससे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे समझते हैं प्रतिबिंब। यानी कि प्रतिबिंब क्या होता है? इमेज। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कि आप समतल दर्पण में या नॉर्मल जो घर में दर्पण यूज होता है उसमें जो जाते हैं तो आपका प्रतिबिंब वहां पे बनता है, यानी कि जो मिरर में आपका इमेज दिखाई देता है उसे हम क्या बोलते हैं? प्रतिबिंब बोलते हैं। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? प्रतिबिंब। प्रतिबिंब वहां बनता है जिस बिंदु पर कम से कम 2 परावर्तित किरणें प्रतिच्छेदित होती हो या प्रतिच्छेदित प्रतीत होती हो। देखिए क्या बोलता है? प्रतिबिंब वहां बनता है जिस बिंदु पर कम से कम कितने किरण होनी चाहिए? 2 किरण मिलती हो या मिलती हुई प्रतीत होती हो। ठीक है, मिलती हो, प्रतिच्छेदित होती हो, यानी कि मिलती हो, या प्रतिच्छेदित होती हुई प्रतीत होती हो। ठीक है, यानी मिलती हुई दिखनी चाहिए, है ना। वैसा वहां कंडीशन बनना चाहिए कि वहां पे प्रकाश मिले। ठीक है, तो ऐसे में प्रतिबिंब का निर्माण होता है। ठीक है, चलिए इसके बारे में हम और डिटेल्स में चर्चा करेंगे आगे। देखिए अभी मैंने प्रतिबिंब के बारे में बताया, अब मैं ये बताता हूं कि प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रतिबिंब आपके 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा होता है आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, तो देखिए वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है उसे समझते हैं। यह तब बनता है जब प्रकाश की किरणें वास्तव में प्रतिच्छेदित होती हो। अभी मैंने बताया ना कि एक प्रतिच्छेदित होगी और एक प्रतिच्छेदित होता हुआ प्रतीत होता है, यानी कि ऐसा लगता है कि मिल रहा है। ठीक है, यानी कि वो एक दूसरे से मिल रहा है, यानी प्रतिच्छेद हो रहा है या कट रहा है। ठीक है, तो वास्तविक प्रतिबिंब कब बनता है? यह तब बनता है जब प्रकाश की किरणें वास्तव में प्रतिच्छेदित होती है। ठीक है, यानी कि वास्तव में मिलती है। अभी मैं इसका फिगर बताऊंगा और वहां पे बता दूंगा कि ये कैसे होता है। ठीक है,
इसे पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। और इसे कहां प्राप्त कर सकते हैं? पर्दे पर, ठीक है। और तीसरा पॉइंट क्या है इसका? वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है, ठीक है। कैसा बनता है? वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है, याद रखिएगा इस बात को। चलिए आभासी प्रतिबिंब समझते हैं। यह तब बनता है जब प्रकाश की किरणें प्रतिच्छेदित होती हुई प्रतीत होती हो। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ एक फिगर दिखाया गया है। देखिए यहाँ से ये प्रकाश की किरणें जा रही है, ठीक है। टकराने के बाद ये इधर वापस मुड़ गई, ठीक है। अब मुड़ने के बाद देखिए ये कहीं तो मिल नहीं रही है। तब क्या करेंगे? इस पॉइंट से हम यहाँ पे डॉट डॉट लाइन पीछे खींचेंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो इसका हाइट होता है वस्तु का, और वहां से हम एक किरण को मिलाएंगे, ठीक है। और ये पीछे ले जाएंगे हम डॉट डॉट लाइन से, ठीक है। जो पीछे जा रहा है दर्पण के बाद यानी कि मिरर के बाद, वो डॉट डॉट लाइन से जाएगा। और जिस बिंदु पर ये कटेगी यानी कि मिलेगी, वहीं पे आपका प्रतिबिंब बनेगा। देखिए यहाँ पे ए बी है ना, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे, और ये ए बी रहेगा, ए डैश बी डैश, ठीक है। तो देखिए अभी हम लोग अभी आगे सीखेंगे समतल दर्पण द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब। देखिए ये समतल दर्पण में प्राप्त प्रतिबिंब है, यानी कि जो हम लोग अपने घर के शीशे में जो चेहरा देखते हैं या अपने आप को देखते हैं, तो उसमें हम कैसे दिखते हैं, वहां पे दिखने का जो कंस्ट्रक्शन है वो क्या है? देखिए इस तरह से रहता है। चलिए आभासी प्रतिबिंब और क्या कहता है? इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। इसे क्या करते हैं? पर्दे पे प्राप्त नहीं कर सकते। देखिए यहाँ पर आभासी प्रतिबिंब ही बन रहा है, तो इसे हम क्या कहते हैं? पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। ये तो काल्पनिक लाइन है ना, ये काल्पनिक लाइन है, ठीक है, यानी कि इमेजिनरी लाइन, तो इसे प्राप्त नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये वर्चुअल ही होता है। थर्ड पॉइंट क्या है? आभासी प्रतिबिंब सीधा बनता है। और आभासी प्रतिबिंब क्या बनेगा? सीधा। देखिए ए बी है तो ए बी ही बनेगा, ये नहीं है कि बी ऊपर चला जाएगा ए नीचे, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। आभासी प्रतिबिंब कैसा बनता है? सीधा बनता है। तो आप याद रखिएगा, 1 नंबर के सवाल इससे बहुत सारे उठते हैं। चलिए अब हम समझते हैं समतल दर्पण द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब। अब ध्यान दीजिएगा कि ये समतल दर्पण है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब का जो गुण होता है कैसा होता है। देखिए समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब यानी कि इसका कैसा गुण होता है, किस तरह से ये दिखता है। तो पहला क्या है? आभासी एवं सीधा होता है। कैसा होता है? आभासी होगा और सीधा होगा, ठीक है। आभासी मतलब ये डॉट लाइन से मिलाया जाएगा तो इसे हम आभासी बोलेंगे, और ये सीधा रहेगा। देखिए ए बी है, वस्तु ए बी था तो ये भी ए बी है, तो ये कैसा है? सीधा है। दूसरा पॉइंट क्या है? प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। देखिए ये जो प्रतिबिंब है ए बी, ये किसके बराबर होता है? वस्तु के आकार के बराबर, यानी जितना बड़ा आप रहिएगा उतना ही बड़ा आपका तस्वीर बनेगा, यानी कि इमेज बनेगा। कहाँ? समतल दर्पण पे, ठीक है। तो हाइट में यहाँ पर कोई भी कंप्रोमाइज नहीं होता है, हाइट बराबर ही बनता है, यानी कि जितना बड़ा आप है उतना ही बड़ा बनेगा। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। प्रतिबिंब दर्पण के उतना ही पीछे बनता है जितना वस्तु की दर्पण से दूरी होती है। तो देखिए आप दर्पण से जितनी दूरी पे खड़े होंगे, आपका प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनेगा, ठीक है। तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा। तो इन सभी से ही 1 नंबर के सवाल उठते हैं साइंस में, ठीक है। ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट बहुत ही ज्यादा मायने रखते हैं, क्योंकि इसके बिना आपको ये चैप्टर क्लियर ही नहीं हो सकता है, ठीक है। और अगला पॉइंट क्या दिया हुआ है? प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तित होता है, ठीक है। यानी कि सामने का चीज जो वहां दिखेगा, यानी कि जब आप मिरर में देखोगे तो पार्श्व परिवर्तित का क्या मतलब होता है कि आपका जो लेफ्ट साइड का हिस्सा है वहां पे राइट साइड में दिखेगा, और राइट साइड का हिस्सा कैसा दिखेगा? लेफ्ट साइड में, ठीक है। इसे ही हम बोलते हैं पार्श्व परिवर्तित। चलिए यहाँ पे दिया भी हुआ है पार्श्व परिवर्तित क्या होता है। इसमें वस्तु का दायां भाग बायां प्रतीत होता है और बायां भाग दायां, ठीक है, जैसा कि मैं अभी बताया। चलिए अब हम समझेंगे गोलीय दर्पण क्या होता है, ठीक है। क्या होता है गोलीय दर्पण? गोलीय दर्पण का परावर्तक तल अंदर की ओर या बाहर की ओर वक्रित होता है। वक्रित यानी गोलाकार होता है, ठीक है, थोड़ा कर्व टाइप का होगा। देखिए यहाँ पे फिगर दिखाया गया है, ये है आपका दर्पण यानी कि गोलीय दर्पण, और ये अंदर से या बाहर से कैसा है? वक्रित है। वक्रित मतलब गोलाकार, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये गोलाकार है ना। चलिए आगे समझते हैं। गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर अर्थात गोले के केंद्र की ओर वक्रित है, वह कैसा दर्पण होता है? आपका अवतल दर्पण होता है। याद रखिएगा यह सवाल बहुत जरूरी है, ठीक है। कैसा दर्पण होता है? अवतल दर्पण होता है या अवतल दर्पण कहलाता है, यानी कि वैसा दर्पण जिसका अंदर का भाग कैसा हो? आपका गोलीय हो और परावर्तक सतह ये हो, ठीक है। तो ये कैसा दर्पण हो जाएगा? अवतल दर्पण, ठीक है। गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह बाहर की ओर वक्रित है, ठीक है, क्या कहलाता है? उत्तल दर्पण कहलाता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे दिया है इसका फिगर, ये देखिए इसका बाहर से, ये देखिए ये जो फिगर है बाहर से क्या है? परावर्तक सतह है, और अंदर से ये पॉलिश किया हुआ है। देखिए ये डॉट डॉट लाइन जो है, ये जो आपका क्रॉस लाइन खींचा हुआ है, ये आपका क्या है? पॉलिश किया हुआ सरफेस है। ये बाहर का लाइन क्या है? आपका परावर्तक सतह है, ठीक है। चलिए अब हम फटाफट से समझ लेते हैं कि गोलीय दर्पण में सामान्यतः प्रयुक्त होने वाले कुछ शब्द, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपका गोलीय दर्पण दिया हुआ है, जहां पे ये C है, ये F है यानी कि फोकस दूरी है, ये P है यानी कि ध्रुव है,
ठीक है। ये एम और एन यहाँ पे एक दर्पण को निकाल दिया है, ठीक है। देखिए ये है आखिर गोलीय दर्पण ही, देखिए गोले का भाग से बनता है ना, तो गोले का एक पतले से टुकड़े को ले लेते हैं और एक साइड से उसे पॉलिश कर देंगे और एक साइड से चमकदार रहेगा, ठीक है, यानी कि परावर्तक सतह रहेगा, तो इसे ही हम बोलते हैं गोलीय दर्पण। तो ये दो प्रकार के होते हैं, एक अवतल और एक ठो उत्तल। तो यहाँ पर देखिए ये आर है, एफ है, आर यानी कि वक्रता त्रिज्या। तो चलिए इसे हम डिटेल्स में पढ़ लेते हैं, सारा का डेफिनेशन को याद कर लेते हैं। देखिए पहले नंबर में है हमारा ध्रुव। ध्रुव किसे कहते हैं? गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। यह दर्पण के पृष्ठ पर स्थित होता है। यह दर्पण के कहाँ रहेगा? पृष्ठ पर। देखिए यहाँ पे पी है ना, ये पी है आपका ध्रुव, ये दर्पण के पृष्ठ पर उपस्थित रहता है यहाँ पे, ठीक है, इस पॉइंट पे। ध्रुव को प्राय पी अक्षर से निरूपित करते हैं, ठीक है। ध्रुव को किस अक्षर से निरूपित करते हैं? पी से, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये देखिए पी है ना यहाँ पे। चलिए अगला पॉइंट है मुख्य अक्ष। अब समझते हैं कि मुख्य अक्ष किसे कहते हैं, ठीक है। तो मुख्य अक्ष क्या होता है? देखिए ये जो लाइन खींचा जाता है जो सी, एफ और पी से होते हुए गुजरता है, इसे हम बोलते हैं मुख्य अक्ष। तो इसका डेफिनेशन देखिए क्या है? गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली एक सीधी रेखा को क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव पर अभिलंब है। देखिए मुख्य अक्ष जो होता है, ये जो लाइन खींचा हुआ है ध्रुव पर क्या होता है? अभिलंब, यानी कि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक है। आगे है वक्रता केंद्र। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग है, ठीक है। गोलीय दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ होता है क्या होता है? गोले का एक भाग होता है। इस गोले का केंद्र गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। तो इस गोले का जो केंद्र होता है, ये देखिए सी जो है, ये क्या कहलाता है? वक्रता केंद्र। यह अक्षर सी से निरूपित किया जाता है। देखिए यहाँ पे इसका कौन से अक्षर से निरूपित करते हैं? सी से, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं? वक्रता त्रिज्या गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग है उसकी त्रिज्या दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। इसे अक्षर आर से निरूपित किया जाता है। चलिए अब है आपका द्वारक यानी कि एपर्चर। तो एपर्चर क्या होता है? देखिए एम और एन का जो डिस्टेंस है, यानी कि अगर गोला छोटा है तो एपर्चर छोटा हो जाएगा और गोला बड़ा है तो एपर्चर क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एम और एन क्या है? एपर्चर है, ठीक है, द्वारक है। तो यहाँ देखिए आपको दिखा देता हूं मैं, ये है आपका एपर्चर यानी कि द्वारक। क्या होता है द्वारक यानी कि एपर्चर? इसे समझ लेते हैं। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ तल की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास दर्पण का द्वारक यानी कि एपर्चर कहलाता है। इसे एम एन से दर्शाया जाता है, ठीक है। इसे क्या से दर्शाते हैं? एम एन से। देखिए यहाँ पे मैं अभी बताया एम और एन से। तो इसका जो सीमा रेखा है, देखिए एम इसका सीमा रेखा है और एन, तो इसे ही हम क्या बोलते हैं? अपर्चर यानी कि द्वारक। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब हम समझते हैं मुख्य फोकस। क्या होता है मुख्य फोकस? मुख्य अक्ष पर वह बिंदु जहां मुख्य अक्ष के समांतर किरणें आकर मिलती है या परावर्तित किरणें अक्ष पर एक बिंदु से आती हुई महसूस होती है, वह बिंदु गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है, ठीक है। देखिए इसका मैं एग्जांपल यहां दिखाता हूं। देखिए यहाँ पे समांतर किरणें आ रही है, देखिए ए और बी, और ये टकराने के बाद पॉइंट पे कट रही है, और जिस पॉइंट पे कटती है या कटती हुई प्रतीत होती है इसे हम क्या बोलते हैं? मुख्य फोकस। तो समझ में आ गया आपको कि मुख्य फोकस किसे बोलते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिया हुआ है। क्या है? गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के मध्य की दूरी क्या कहलाती है? फोकस दूरी कहलाती है, ठीक है। इसे अक्षर एफ से निरूपित करते हैं। देखिए यहाँ पे फिगर में मैं दिखा देता हूं। देखिए यहाँ पे दिखाया गया है पी और एफ। तो पी और एफ की जो दूरी होती है उसे हम क्या बोलते हैं? फोकस दूरी, ठीक है। इसे अक्षर एफ से निरूपित करते हैं, यानी कि इसका सिंबल क्या है? एफ है। चलिए अगला पॉइंट क्या है? छोटे द्वारक के गोलीय दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगनी होती है। हम इस संबंध को R बराबर 2F द्वारा व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है। देखिए क्या बोलता है? ये जो R होता है यानी कि जो वक्रता त्रिज्या होती है वो R क्या है? आपका फोकस दूरी का दुगना है, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। हमने इसमें पढ़ा क्या क्या? देखिए एक बार रिवाइज करा देता हूं मैं। हमने प्रकाश क्या है उसे जाना, ठीक है। परावर्तन क्या है उसे जाना, ठीक है। प्रकाश के गुण को भी हमने समझा। और क्या हमने पढ़ा? प्रकाश का परावर्तन का क्या नियम होता है, ठीक है। उसके डायग्राम को भी समझा, ठीक है। प्रतिबिंब क्या होती है उसे समझा। प्रतिबिंब कितने प्रकार की होती है इसके बारे में भी हमने चर्चा की। समतल दर्पण क्या होता है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, उसके गुण क्या होते हैं, ये आप याद कर लोगे, ठीक है। क्योंकि एग्जाम में यहाँ से सवाल बहुत सारे पूछे जाते हैं। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप कहीं भी चले जाए, 10th में चले जाए, 11th 12th कंपटीशन में चले जाए, वहां पे यहाँ से सवाल आएगा ही आएगा, ठीक है। चलिए और क्या हमने सीखा? पार्श्व परावर्तन क्या होता है, गोलीय दर्पण क्या होता है, गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, यानी कि एक अवतल और दूसरा उत्तल, ठीक है। उसके बाद हमने सीखा कि गोलीय दर्पण में
जो समानता प्रयुक्त होने वाले कुछ शब्द, ठीक है, यानी कि यहाँ पे इसके डायग्राम को भी समझा, इसके सारे पॉइंट्स को भी समझा। देखिए यहाँ पे ये जो सी दिखाया गया ये आपका वक्रता केंद्र है, पी है जो ध्रुव है, ये एम और एन क्या है, अपर्चर है यानी कि द्वारक है, आर जो है वक्रता त्रिज्या है, ये जो एफ है वो फोकस दूरी है और ये एफ क्या है यहाँ का फोकस, ठीक है। और क्या है ध्रुव, क्या है तो ध्रुव इसको बोलते हैं पी को, ठीक है। मुख्य अक्ष किसे बोलते हैं, जिस पर ये सारा चीज बैठा हुआ है, एफ सी पी, इसे क्या बोलेंगे, मुख्य अक्ष। वक्रता केंद्र यानी कि जो वक्रता केंद्र क्या होता है उसके बारे में जाना। वक्रता त्रिज्या की वक्रता त्रिज्या क्या होती है, तो देखिए सी से पी की दूरी को क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या, ठीक है। इसी तरह से द्वारक पढ़ा, फोकस दूरी पढ़ा हमने, गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ जानकारी लिया जो कि r बराबर 2f होता है, ठीक है। इस फॉर्मूला का उपयोग करके आप फोकस दूरी या वक्रता त्रिज्या को निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मैंने इसे दोबारा रिव्यू कर दिया। मैंने जो जो टॉपिक पढ़ा है इस वीडियो में उसे मैं दोबारा से भी समझा दिया हूं, तो आप इसे अच्छे से पढ़ें और याद रखें, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे सवाल आते हैं और ये चैप्टर आपके सोचने समझने का क्षमता को भी बढ़ा देगा, इससे क्वेश्चंस आएगा तो आप अच्छे मार्क्स ला पाओगे, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले इसी तरह के एजुकेशनल वीडियोस के लिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ।